Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Education Unfurled Biology. This is Manisha Chauhan and आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एमएससी ज़ूलॉजी के क्वेश्चन पेपर 2018 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक डिस्कस किए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Question number 21. 2-amino-3-hydroxypropionic acid is the chemical name for which of the following amino acids? Serine, valine, glycine, alanine. ये जो 4 अमाइनो एसिड दिए हुए हैं इनमें से कौन से अमाइनो एसिड का केमिकल नेम 2-amino-3-hydroxypropionic एसिड है? तो हम क्या करेंगे, हम इन अमाइनो एसिड्स का नॉमेनक्लेचर के रूल्स को फॉलो करते हुए केमिकल नेम लिखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन से का मैच करता है 2-amino-3-hydroxypropionic एसिड से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सीरीन। तो सीरीन का स्ट्रक्चर होता है ये, इसके अंदर 3 कार्बन है तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या लगेगा इसके नाम में, प्रॉप। और क्योंकि COO ग्रुप अटैच्ड है, COH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है इनमें, तो ये जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। कार्बन्स को अगर हम नाम करें तो 1 2 3, 3 कार्बन। सेकेंड कार्बन पे क्या अटैच्ड है, NH3 पॉजिटिव यानी अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है। और थर्ड कार्बन पे क्या अटैच्ड है, OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इसका क्या नाम हो जाएगा नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, 2-amino-3-hydroxypropionic एसिड। ठीक है, और क्वेश्चन में देखो हमसे यही पूछा होता है 2-amino-3-hydroxypropionic एसिड कौन से अमाइनो एसिड का नाम है, तो ये हो जाएगा सीरीन हमारा आंसर। फिर भी हम बाकियों के भी देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग क्या क्या नाम बनते हैं इनके। वेलिन को देखते हैं, वेलिन के अंदर टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4। हम कोई भी एक लीनियर चेन पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं ना। तो यहाँ पे जो लीनियर चेन हमने पकड़ी मैक्सिमम जिसमें कार्बन हो, तो ये हमारी 4 कार्बन की चेन है। तो इसको हम बोलेंगे, इसका प्रीफिक्स क्या लगेगा, ब्यूट। और क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ये भी हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके कार्बन कौन कौन से हैं, 1 2 3 एंड 4। इसके सेकेंड कार्बन पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है। और थर्ड कार्बन पे एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है जिसको हम बोलते हैं मिथाइल, है ना। मिथ किसके लिए लगता है, एक कार्बन के लिए। अगर यहाँ पे C2H5 अटैच्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इथाइल। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है तो वो मिथ हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2-amino-3-methyl ब्यूटेनोइक एसिड। तो वेलिन का नाम हो गया ये केमिकल नेम। अब आते हैं ग्लाइसिन के ऊपर। ग्लाइसिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसके अंदर कितने हैं टोटल कार्बन, इसके अंदर 2 ही कार्बन है टोटल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स इथ। तो ये जाएगा इथेनोइक एसिड, क्योंकि इसके पास भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड। अब इसका जो पहला कार्बन है वो तो हो गया ये, और सेकेंड कार्बन हो गया ये। फंक्शनल ग्रुप को हम हैवी ग्रुप को फर्स्ट कार्बन मानते हैं ना, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब सेकेंड कार्बन पे इस पे भी अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है तो ये जाएगा 2-amino-ethanoic एसिड। ठीक है, उसके बाद क्या रह गया हमारा, एलेनिन रह गया। एलेनिन को देखो, एलेनिन के पास कितने कार्बन है टोटल, अगर लीनियर चेन पकड़ो तो इसके पास कितने कार्बन है टोटल, 1 2 एंड 3। तो ये भी प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके पास भी CO नेगेटिव ग्रुप है यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एंड पे, तो ये भी प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, 3 कार्बन वाला है। इसके सेकेंड कार्बन पे यानी 1 2 3 में से जो सेकेंड कार्बन है उसके ऊपर भी एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो भी हम नॉमेनक्लेचर के रूल्स को फॉलो करते हुए इसके केमिकल नेम में इंक्लूड करेंगे। तो ये जाएगा 2-amino-propanoic एसिड। तो हमने सभी के केमिकल नेम्स यहाँ पर देखे और 2-amino-3-hydroxypropanoic एसिड हमें बताना था, तो वो किसका केमिकल नेम है या किसका सिस्टमैटिक नेम है, वो है सीरीन का। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सीरीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लो पीएच ऑफ द लाइसोसोमल कंपार्टमेंट इज मेंटेन्ड बाय। लाइसोसोम्स की यहाँ पे बात हो रही है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये सेल के अंदर ऐसे ऑर्गेनेली हैं जो अगर मान लो सेल के अंदर कुछ डेब्रिस है या सेल को कोई कंपोनेंट नहीं चाहिए तो उसकी डेथ कराने में या उसकी डिग्रेडेशन कराने में या फिर उसकी डाइजेशन कराने में हेल्प करते हैं। अब चीज़ ये आती है, क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे करते हैं, ये डाइजेशन डिग्रेडेशन जो मैंने कहा ये कैसे करते हैं। देखो लाइसोसोम के अंदर ना कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एसिड हाइड्रोलेसिस या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स है ना, इनको काम करने के लिए, अगर ये अच्छे से फंक्शन करना है, प्रॉपरली काम करना है, तो इनको चाहिए होता है एसिडिक एनवायरनमेंट। कैसा एनवायरनमेंट, एसिडिक एनवायरनमेंट। अब एसिडिक एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन करेंगे, देखो पीएच स्केल में अगर 7 से कम का हम बता रहे हैं पीएच, तो मतलब कि वो कंपोनेंट क्या है, एसिडिक है। अगर हम बोल रहे हैं कि उस कंपोनेंट का पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो क्या है, बेसिक है। और मैंने यहाँ क्या कहा कि लाइसोसोम को कैसा एनवायरनमेंट चाहिए अपने अंदर, एसिडिक एनवायरनमेंट। तो एसिडिक यानी इनको चाहिए पीएच कम, कितना कम,
इनका पीएच होता है 4.5 से 5 के बीच में, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4.5 से 5 यानी 4.5 से 5 के बीच में इनका पीएच होता है। अब ये जो मेंटेन कर रहे हैं लो पीएच अपने अंदर लाइसोसोम्स, ये कैसे मेंटेन कर रहे हैं? ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, इनके मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं ये पंप की तरह एक्ट करते हैं। पंप की तरह मतलब कि जो साइटोसोल है, ये लाइसोसोम सेल के अंदर है तो इसके आसपास क्या है, साइटोसोल है। तो जो साइटोसोल है उसके अंदर से H पॉजिटिव आयंस यानी कि प्रोटॉन्स को ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं ये कहाँ पे पंप करते हैं, साइटोसोल से पंप करते हैं, किस तरफ, लाइसोसोम के अंदर की तरफ। तो यहाँ पे जितने भी H पॉजिटिव आयन इनको मिलेंगे, अगर लाइसोसोम का पीएच मेंटेन्ड नहीं है तो ये क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन्स को साइटोसोल से कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे या पंप कर देंगे, कहाँ पे, लाइसोसोम के अंदर। तो लाइसोसोम के अंदर कैसा एनवायरनमेंट मेंटेन हो जाएगा, एसिडिक एनवायरनमेंट। अब उनके एंजाइम्स परफेक्टली वर्क कर पाएंगे, एसिड हाइड्रोलेसेस अच्छे से वर्क करेंगे और लाइसोसोम अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये जो चीज़ दिखाई हुई है इस पे ध्यान दो। यहाँ पे ATP जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है उसका और क्या बन रहा है, ADP बन रहा है, यानी एक फॉस्फेट ग्रुप अलग हो रहा है। ये क्या प्रोसेस है, ये एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो रही है ना। यानी कि अगर मान लो हमें H पॉजिटिव आयन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने हैं तो उसमें ATP यूज़ होगी, यानी ये एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है, ये एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शंस पे। लो पीएच ऑफ द लाइसोसोमल कंपार्टमेंट इज मेंटेन्ड बाय, इसमें देखो ऑप्शन नंबर 3, प्रोटोन ATPase एट द मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब है कि एक कोई ATPase मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है जो प्रोटोन के ट्रांसफ़र में हेल्प कर रहा है। यानी कि ATPase का क्या मतलब है, ATP का डिविजन हो रहा है, उसका डिसोसिएशन हो रहा है, यानी कि एनर्जी की कंजम्पशन हो रही है। ठीक है, प्रोटोन टर्म यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, H पॉजिटिव आयन, यानी कि ATP की कंजम्पशन इस तरीके से हो रही है कि जो प्रोटोन है वो मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उस प्रोटोन को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लाइसोसोम के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किडनी ऑफ द वर्टिब्रेट एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, मीजोडर्म, आर्केंटेरॉन, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। देखो क्या होता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है ना, एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनने वाला है एम्ब्रियो से, तो उस डेवलपमेंट के दौरान कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे ब्लास्टुला बनता है, गैस्ट्रुला बनता है। तो ये जो गैस्ट्रुलेशन की स्टेज है, इसके बाद इसके कंप्लीशन पे क्या बन जाते हैं, जर्म लेयर्स बन जाती हैं। 3 जर्म लेयर्स बनती है, कौन कौन सी होती हैं वो, एक्टोडर्म होता है, मीजोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है, यही बनता है। अब जब एक बार ये 3 जर्म लेयर्स बन गई हैं तो फिर क्या प्रोसेस शुरू होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि ऑर्गन की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाएंगे इन 3 जर्म लेयर्स से। कैसे बनेंगे, देखो ये जो जर्म लेयर्स होती हैं ना, इनके अंदर सेल्स होते हैं। तो इन जर्म लेयर के जो सेल्स हैं ना वो डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं, वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, यानी अभी कम स्पेशलाइज्ड है, अब ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। और ये जो है आगे जाके अपना जो भी इनको फंक्शन अटेन करना है वो पर्टिकुलर फंक्शन या पर्टिकुलर ऑर्गन ये बन जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली सिग्नल्स वर्क करते हैं, इन सेल को ना कुछ सिग्नल्स मिलते हैं कि अब तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है और कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, जैसे ग्रोथ फैक्टर्स हो गए या दूसरे सिग्नल्स हो गए, वो इन जर्म लेयर के सेल्स को मिलते हैं और इनको बताते हैं कि तुम्हें आगे क्या बनाना है। अब देखो यहाँ पे ना क्या होता है कि एक्टोडर्म से ये चीज़ डिफाइंड होती है कि किस तरीके के ऑर्गन्स या किस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। मीजोडर्म से भी डिफाइंड होता है कि किस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनेंगे और एंडोडर्म से भी डिफाइन होता है कि किस तरीके के स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे यहाँ पे हमसे बात की गई है वर्टिब्रेट एम्ब्रियो की, यानी वर्टिब्रेट्स में किस तरीके से जो किडनी है वो कौन सी इनमें से लेयर है, जर्म लेयर है, जिससे किडनी जो है वो डेवलप होगी वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में। तो यहाँ पे ये टेबल देखो, इस टेबल के अंदर आपको पूरी एनलिस्ट किया हुआ है कि एंडोडर्म से क्या बनेगा, मीजोडर्म से क्या बनेगा, एक्टोडर्म से क्या बनेगा। तो ये आपको ये जो टेबल है ना ये लर्न करना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, कि ये चीज़ कहाँ से बनी है। अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट आ जाएगा कि किडनी ही पूछा जाएगा हर बार, है ना, हो सकता है कुछ और चीज़ पूछ लें, हो सकता है लिवर पूछ लें, पैनक्रियाज पूछ लें या ब्लड पूछ लें या कुछ भी हो सकता है। तो इस टेबल में सारा दिया है। जैसे एंडोडर्म है, एंडोडर्म से क्या क्या बन रहा है, यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो लिवर, लंग, पैनक्रियाज यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल से लेकर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तक के जो चीज़ें हैं वो सारी कहाँ से बन रही है, एंडोडर्म से बन रही है, यानी इस जर्म लेयर से बन रही है। उसके बाद आता है हमारा मीजोडर्म। मीजोडर्म से अगर आप देखोगे तो क्या क्या बन रहा है, मसल्स बन रही हैं, किडनी बन रही है, हार्ट बन रहा है, ब्लड हो गया, आरबीसीज हो गए, कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए, कितना कुछ है जो मीजोडर्म से बन रहा है ना। एक्टोडर्म से हमारे एपिडर्मिस है, ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको लर्न करनी है। अब इन्होंने हमसे किडनी का पूछा है कि किडनी किससे बनती है, तो यहाँ पे देखो किडनी कहाँ पे है, यहाँ पे मीजोडर्म में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किडनी ऑफ द वर्टिब्रेट एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम मीजोडर्म।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन। यहाँ पे पूछा हुआ है कि इनमें से किसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो यहाँ पे पूछा है कि डीएनए किन किन का जेनेटिक मटेरियल होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ओनली यूकैरियोट्स, ओनली प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ऑल द वायरसेस, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, सम वायरसेस, ऑल द प्रोकैरियोट्स एंड ऑल द यूकैरियोट्स। तो यहाँ पे किस किस की बात की है, यूकैरियोट्स की बात की है, प्रोकैरियोट्स की और वायरसेस की। वायरसेस में भी ऑल लिखा हुआ है और एक में सम लिखा हुआ है। देखो, जैसे ह्यूमंस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ना, ऐसे ही सारे प्रोकैरियोट्स और सारे यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ऑल द प्रोकैरियोट्स एंड ऑल द यूकैरियोट्स हैव डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे जिस चीज़ की मैंने बात नहीं करी है वो है वायरसेस। वायरसेस में ये केस सिमिलर नहीं है। ऑल द वायरसेस डू नॉट हैव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। कुछ आरएनए वायरसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। आरएनए वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। अब ये जो आरएनए इनका जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, बट वो है आरएनए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो डिजीज़ हैं, आरएनए वायरस से होने वाले डिजीज़ हैं, उसमें आते हैं कॉमन कोल्ड, कोविड-19, इबोला, पोलियो, मीजल्स। इस तरीके की जो डिजीज़ हैं ये सारी की सारी आरएनए वायरस से होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन। फोर्थ ऑप्शन, सम वायरसेस, ऑल प्रोकैरियोट्स एंड ऑल यूकैरियोट्स। ये सही आंसर। अब तुम बोलोगे कि हमारे अंदर भी तो आरएनए होता है, लेकिन हमारे अंदर जो आरएनए होता है ना, वो सेंट्रल डोग्मा में बेशक से वर्क कर रहा है, लेकिन वो हमारा जेनेटिक मटेरियल कैरी नहीं करता। वो तो डीएनए की इन्फॉर्मेशन होती है जिसको वो एनकोड करता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। तो इसका आंसर 24th क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। Question number 25. Which of the following statement is not true for a competitive inhibitor in an enzyme catalyzed reaction? enzyme catalyzed reactions में अगर हम inhibitors यूज़ करते हैं तो वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें जो ये reaction है आगे नहीं बढ़ानी है। तो inhibitors हम दो तरीके के यूज़ कर सकते हैं, रिवर्सिबल हो सकते हैं, इरिवर्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल इनहाबिटर्स कौन से होते हैं, ये वो इनहाबिटर्स हैं जो अगर एंजाइम के साथ एक बार बाउंड हो गए, चाहे कोवैलेंट बॉन्ड से हो, नॉन कोवैलेंट से हो, इनकी एफिनिटी इतनी ज़्यादा होती है एंजाइम के लिए कि ये एक बार बाइंड हो गए तो ये डिसोसिएट नहीं करेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम प्लस इनहाबिटर क्या बना लेगा, एंजाइम इनहाबिटर कॉम्प्लेक्स, और ये वापस से डिसोसिएट होने के पॉसिबिलिटी को नल कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इरिवर्सिबल इनहाबिटर्स। इसके बाद आते हैं रिवर्सिबल इनहाबिटर। रिवर्सिबल इनहाबिटर्स ना चार तरीके के होते हैं। मिक्स्ड इनहाबिशन होती है, एक तो कॉम्पिटिटिव इनहाबिटर्स होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं और अनकॉम्पिटिटिव होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बात की गई है कॉम्पिटिटिव इनहाबिटर्स से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें सही वाली सिलेक्ट करनी और गलत वाली सिलेक्ट करनी है जो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहाबिटर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये वो इनहाबिटर्स होते हैं जो सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर से रिजेम्बलेंस रखते हैं। ठीक है, क्या होता है, एंजाइम का जो एक्टिव साइट होती है जहाँ पे आगे सबस्ट्रेट बाइंड करता है और फिर प्रोडक्ट बनता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, वो जो एक्टिव साइट होती है उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है कि सबस्ट्रेट आके वहाँ पे आराम से बाइंड करेगा, यानी कि इतनी कंपैटिबिलिटी होती है सबस्ट्रेट की कि वो उस साइट में आके बाइंड कर जाए, यानी कि उनकी शेप जो है वो मैच करनी चाहिए। अब क्योंकि इनहाबिटर का जो स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट जैसा सिमिलर है, रिजेम्बलेंस रखता है, इसी वजह से इनहाबिटर इस कैपेबल रहता है कि वो उस सबस्ट्रेट की जगह जाके उस एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली अगर एंजाइम है, सबस्ट्रेट है और इनहाबिटर है, तो सबस्ट्रेट और इनहाबिटर के बीच में एक कॉम्पिटिशन हो जाएगा क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर उस एक्टिव साइट में बाइंड करने लायक है। तो उन दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन हो जाएगा कि कौन जाके वहाँ पे बाइंड करेगा उस पर्टिकुलर एक्टिव साइट पे। तो यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट और इनहाबिटर है, इन दोनों में से जो इनहाबिटर है ना, इसकी एफिनिटी सबस्ट्रेट से ज़्यादा होती है एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करने की। एफिनिटी क्योंकि आई की यानी कि इनहाबिटर की ज़्यादा है, तो इनहाबिटर जाके एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाएगा, एंजाइम इनहाबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और इसी वजह से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन है वो इनहिबिट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और होती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ही होती है ये चीज़ और बाकियों में नहीं होती, कि अगर मैं यहाँ पे सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दूँ, यानी कि जितना इनहिबिटर है उससे ज़्यादा मैं क्या कर दूँ, सबस्ट्रेट वहाँ पे लगा दूँ, मतलब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे बढ़ा दूँ, तो क्या होगा, जो इनहिबिटर उस एक्टिव साइट पे बाइंड है ना, क्योंकि अब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो इतना ताकतवर हो गया है कि अब वो उस एक्टिव साइट से उस इनहिबिटर को हटा के खुद वहाँ पे जाके बाइंड कर सकता है।
ठीक है। तो अगर मैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूँ तो इस कॉम्पिटिशन को कौन जीतेगा? सबस्ट्रेट। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन उनकी इक्वल है तो उस कॉम्पिटिशन को कौन जीतेगा? इनहिबिटर, क्योंकि उसकी एफिनिटी ज़्यादा है। तो कॉन्सेंट्रेशन मैंने बढ़ा दी तो अब जाके कौन बाइंड करेगा? सबस्ट्रेट। तो इसी वजह से जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। लेकिन ये चीज़ सिर्फ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होती है। एक और चीज़ जो मैंने कही थी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो है लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट। इस प्लॉट का ये वाला जो डायग्राम है इसको देखो। ये जो यहाँ पे ग्राफ दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का ग्राफ दिखाया हुआ है। ये जो नॉर्मल वाला ग्राफ है और जो ये वाला ग्राफ है, ये वाला प्लॉट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वाला, इन दोनों में जो वी मैक्स की वैल्यू है वो सेम है ना? यहीं पे मर्ज कर रहे हैं दोनों और यहीं पे वी मैक्स की वैल्यू है। यानी कि दोनों के केस में, नॉर्मल में भी कॉम्पिटिटिव में भी, वी मैक्स की वैल्यू जो है वो उतनी ही रहती है जितनी थी, ना डिक्रीज़ ना इंक्रीज़। और के एम की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो के एम की वैल्यू शिफ्ट हो गई है टुवर्ड्स द राइट हुई। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर के एम की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। ठीक है। अब ऑप्शंस पे आते हैं। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इन एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन? यानी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? स्टेटमेंट नंबर 1, देयर इनहिबिशन कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग दी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये चीज़ हमने बात की थी कि अगर मैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूँ तो ये जो इनहिबिशन है ये रुक जाएगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमें नॉट ट्रू पता लगानी है। सेकेंड, दे कॉम्पीट विद सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग टू दी एक्टिव साइट। यानी कि इनहिबिटर्स जो होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं ताकि वो एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। कॉम्पिटिशन ही होता है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स का, किसके लिए कॉम्पिटिशन होता है? एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड, दे आर स्ट्रक्चरल एनालॉग्स टू दी ऑफ दी सबस्ट्रेट। यानी सबस्ट्रेट का और इनहिबिटर्स का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है, वो रिजेम्बलेंस रखता है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। दे इंक्रीज द के एम एंड डिक्रीज द वी मैक्स। दे इंक्रीज द के एम इंक्रीज होता है, ये बात सच है। जैसे हमने डिस्कस किया था टुवर्ड्स जीरो मूव कर रहा था के एम, तो वो इंक्रीज हो रहा है, दिस इज़ ट्रू। बट डिक्रीज द वी मैक्स इज़ रॉन्ग। डिक्रीज नहीं होता, वी मैक्स कैसा रहता है? सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ना डिक्रीज ना इंक्रीज। इसी वजह से जो डिक्रीज द वी मैक्स लिखा हुआ है ये गलत है। इस वजह से ये जो पूरी स्टेटमेंट हम इसको गलत बताएंगे, नॉट ट्रू है ये, और हमें नॉट ट्रू ही पता लगाना था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। नी जॉइंट इज़ अ फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, कोलेजिनस जॉइंट या फिर साइनोवियल जॉइंट? अब यहाँ पे देखो, ये जो जॉइंट्स होते हैं ये इसके जो टाइप्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। फाइब्रस जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। ये जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं हम इन्हें सिनार्थ्रोज भी बोलते हैं और ये इमूवेबल होते हैं। इमूवेबल यानी कि ये मूव नहीं करते। इसका एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम आगे। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो होते हैं हम इन्हें एम्फीआर्थ्रोज बोलते हैं और ये इम्परफेक्टली मूवेबल होते हैं, मतलब ये परफेक्ट मूवमेंट नहीं देते, कंप्लीट मूवमेंट नहीं देते। ठीक है, थोड़ा बहुत पार्शियल मूवमेंट कह सकते हो आप इसको, वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है। कार्टिलेजिनस की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जो होता है उसमें परफेक्ट मूवमेंट अलाउ करता है, इसको हम बोलते हैं डायआर्थ्रोज। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। देखो जैसे मैंने बोला फाइब्रस जॉइंट्स में इमूवेबल रहते हैं ये जॉइंट्स, जैसे कि स्कल की बोन्स। ठीक है, वहाँ मूवमेंट नहीं होती। कार्टिलेजिनस में वर्टिब्रे ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ भी परफेक्ट मूवमेंट नहीं होती, तो ये किस में आ जाएंगे? कार्टिलेजिनस, क्योंकि पार्शियल मूवमेंट हो रही है तो फाइब्रस में ये नहीं जा सकते। उसके बाद आता है हमारा साइनोवियल जॉइंट। यहाँ पे आपको परफेक्ट मूवमेंट दिखेगी, इसे मैंने क्या बताया? डायआर्थ्रोज कहते हैं। अब इसके भी फर्दर टाइप्स हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट हो गया, हिंज हो गया, पाइवटल हो गया, सैडल, ग्लाइडिंग, एलिप्सॉइड, कॉन्डाइलॉइड। एलिप्सॉइड कॉन्डाइलॉइड एक ही होता है। तो ये सारे इसके टाइप्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि नी जॉइंट इनमें से कौन सा है? ऑप्शन सही है, नी जॉइंट इनमें से कौन सा जॉइंट है? तो जो नी जॉइंट होता है ना वो हिंज जॉइंट में आता है। हिंज जॉइंट किस में आता है? साइनोवियल जॉइंट में आता है। और साइनोवियल जॉइंट हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है? 4th में दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। हिंज जॉइंट में क्या होता है? यहाँ पे एक प्लेन में आपकी मूवमेंट अलाउ करते हैं। जब आप बैठते हो तो आप अपने नी को नीचे की तरफ तो मोड़ सकते हो, है ना, 180 डिग्री तक भी ला सकते हो। तो ये एक प्लेन हो गया जहाँ पे आप इसे मूव कर सकते हो, लेकिन आप इसको ऊपर की तरफ नहीं ला सकते, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बना सकते नी जॉइंट के हेल्प से। या एल्बो जॉइंट इसका एग्जाम्पल है हिंज का। तो ये इस तरीके के जॉइंट होते हैं जो एक ही प्लेन के अंदर मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 27, द हेवीएस्ट ऑर्गेनली इन सेल इज लाइसोसोम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है। अगर आपसे हेवीएस्ट ऑर्गेनली पूछा जा रहा है या लार्जेस्ट पूछा जा रहा है तो वो दोनों का ही आंसर न्यूक्लियस होता है। जो सेल होता है ना, उस टोटल सेल की जो वॉल्यूम है, अगर उसका हम परसेंटेज देखें कितना न्यूक्लियस कवर कर रहा है, तो वो 10% इस टोटल सेल वॉल्यूम का कवर अप करता है। इसी वजह से हम इसको लार्जेस्ट या हेवीएस्ट ऑर्गेनली भी कहते हैं। हेवीएस्ट इसलिए क्योंकि ये टोटल सेल वॉल्यूम का 10% कवर अप कर रहा है, और ये लार्जेस्ट भी होता है। इसके बाद अगर आपसे पूछे जाए सेकेंड हैवीएस्ट कौन सा, तो वो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हैवीएस्ट ऑर्गेनली इन सेल इज न्यूक्लियस। तो इसका आंसर डायरेक्ट है, आंसर नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, विलेस लाइन इज प्रेजेंट इन बिटवीन। इन्होंने पूछा है कि विलेस लाइन कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये देखने से पहले हम देखेंगे कि ये होती क्या है। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। बायोजियोग्राफी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। बायोजियोग्राफी से रिलेटेड में मतलब बायोजियोग्राफी में हम बेसिकली पढ़ते क्या है कि स्पीशी एक पर्टिकुलर एरिया में क्यों रह रही है, मतलब वो वहीं पे क्यों रह रही है और वो वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रही है, ये सारा कुछ हम बायोजियोग्राफी में देखते हैं। और ये क्लाइमेटोलॉजी, जियोलॉजी, इन सब से रिलेटेड है। तो ये उसी का कंसेप्ट दिया हुआ है, वलेस लाइन। ठीक है, एक रिसर्चर हुआ करते थे अल्फ्रेड रुसेल वलेस। इन्होंने जो है चार्ल्स डार्विन के साथ भी वर्क किया हुआ है। डार्विन से हमें क्या याद आता है, इनहेरिटेंस बायोलॉजी याद आती है। तो इन्होंने उनके साथ भी वर्क किया हुआ था। अब इनका जो इंडिपेंडेंट जो थॉट प्रोसेस था, इन्होंने क्या नोटिस किया था या कैसे आई विलेस लाइन, ये हम देखेंगे। देखो, इन्होंने ये देखा था कि इंडियन ओशन जो है ना, उसके फ्लोरा और फौना में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। उन्होंने ये नोटिस किया था कि अगर मान लो कोई रिवर है, कोई माउंटेन है, तो उस माउंटेन के एक साइड पे जो फ्लोरा फौना है या रिवर के एक साइड पे फ्लोरा फौना है, वो दूसरी साइड से बिल्कुल ही डिफरेंट है, जबकि दोनों साइड्स का जो क्लाइमेट है वो सिमिलर है, फिर भी इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इन्होंने इस पर वर्क किया था। देखो, होता क्या है, मान लो ये एक एरिया है, इसके अंदर एक स्पीशी रह रही है, जेड रह रही है। ठीक है, आप तो इसे जी बोलते हैं, तो जी स्पीशी इसके अंदर रह रही है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। और कुछ ऐसा हो जाता है, मान लो बीच में एक नदी आ जाती है या माउंटेन आ जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है कि ये जो दो एरियाज़ हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं। मान लो नदी आ गई, ठीक है, कोई रिवर आ गई, इतनी ब्रॉड है कि ये दोनों एरियाज़ क्या हो गए, अब स्प्लिट हो गए। अब क्या होगा कि ये जो जेड पॉपुलेशन थी ये दो में डिवाइड हो गई, इस साइड भी हैं ये वाली स्पीशीज़ और इस साइड भी हैं। ओवर द ईयर्स, क्योंकि स्पीशीज़ इवॉल्व करती हैं, अडेप्ट करती है टू द चेंजेस और उसी के अकॉर्डिंग वो इवॉल्व करती हैं। तो ये वाली जो जेड स्पीशीज़ थी, उन्होंने जब इवॉल्व किया तो उन्होंने कुछ इस तरीके से चेंज किया, इन्होंने बना ली एक्स टाइप ऑफ स्पीशीज़। और इन्होंने ये जो इस साइड वाली जेड स्पीशीज़ थी, इन्होंने किस तरीके से अडेप्ट किया, इन्होंने डिफरेंट तरीके से अडेप्ट किया और इन्होंने क्या बना ली, वाई टाइप ऑफ स्पीशीज़। तो जेड थी पहले दोनों तरफ, अब दोनों तरफ अलग अलग तरीके से उन्होंने अडेप्ट कर लिया, अकॉर्डिंग टू चेंजेस इवॉल्व किया, और इन्होंने क्या बना दी, एक्स और वाई बना दी। तो यही वाला जो कंसेप्ट है वलेस ने अपनी थ्योरी में यूज़ किया था। उन्होंने क्या बोला कि इस पूरी दुनिया में ना एक इनविजिबल लाइन है, मतलब इस दुनिया को डिवाइड, दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली एक इनविजिबल लाइन है। यानी कि जब हमने एरिया डिवाइड किया था, हमने क्या करा था, बीच में एक रिवर आ गई, इन्होंने क्या करा, एक इनविजिबल लाइन है, ऐसा कोई लाइन नहीं ड्रॉ हुई है, बट इन्होंने बोला है कि ये एक लाइन है, इस लाइन की एक तरफ कुछ अलग तरीके की फौना है और दूसरी तरफ कुछ अलग तरीके की फौना, यानी अलग तरीके की स्पीशीज़ है। यानी इस साइड जो आइलैंड्स हैं उन पे अलग तरीके के एनिमल्स रह रहे हैं, और इस साइड जो आइलैंड्स हैं उन पे अलग तरीके का सर्वाइवल देखने को मिलता है। और वो सर्वाइवल ये नहीं है कि थोड़ा बहुत सिमिलर भी हो जाए, बहुत ही डिफरेंट सर्वाइवल है। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने देखी थी। उन्होंने क्या बोला था कि ये जैसे वर्ल्ड है, उन्होंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, ये देखो, इस डायग्राम में देखो, ये जो है ये वलेस लाइन है, और इस एरिया के इस तरफ वो आइलैंड्स हैं जिनमें उस तरीके के एनिमल्स हैं जो एशियन हैं, ज़्यादा जो उनके फीचर्स हैं वो एशियन है। और इस तरफ जो एनिमल्स हैं, उन्होंने बोला ऑस्ट्रेलियाज़ के एनिमल हैं, यानी ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं। इससे क्या मतलब है, एशियन ऑस्ट्रेलियन से, यानी कि इस साइड जो फौना है उसके अंदर एनिमल्स जो हैं वो इस तरीके के हैं, जैसे टाइगर्स हैं, एलिफेंट है, और इस तरीके का जो फौना है उसमें कैंगरू है, प्लेटिपस है, यानी इतना ज़्यादा वेरिएशन है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ जो है वो ये है कि ये जो लाइन है ना, जैसे ये वाला जो आइलैंड है, बोर्नियो आइलैंड है, यहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं और यहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जबकि ये जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा कम है। मतलब उन्होंने ये भी देखा कि अगर दो आइलैंड्स के बीच में अगर 150 या 160 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, तो भी उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं फौना को लेके वो बहुत ज़्यादा एब्रप्ट डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने नोटिस की थी और उसी के बेसिस पे उन्होंने ये एक लाइन जो है वो सजेस्ट की थी कि ये एक वलेस लाइन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन चारों ऑप्शंस में से ये देखो, कहीं पे भी एशिया नहीं है और एक जगह ऑस्ट्रेलियन है।
तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, बट यहाँ एशिया नहीं दिया हुआ, ओरिएंटल दिया हुआ। ओरिएंटल का क्या मतलब है? एशिया का ईस्टर्न पार्ट, जापान, चाइना, कोरिया, हांगकांग, ताइवान, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। ये ओरिएंटल इसलिए लिखा है क्योंकि ये एशिया का ईस्टर्न पार्ट जो होता है उसके लिए डिनोट कर रहा है। तो ये जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन। क्वेश्चन नंबर 29, इन बाइवॉल्व्स विच स्ट्रक्चर सिक्रीट्स पर्ल। तो यहाँ पे बेसिकली हमें पर्ल फॉर्मेशन में देखना है और कौन इन्वॉल्व होता है पर्ल फॉर्मेशन में ये बताना है। नैक्रस ग्लैंड, नैक्रस लेयर, प्रिज्मेटिक लेयर, पेरियोस्ट्रैकम लेयर। तो यहाँ पे पर्ल फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली क्या होता है, बाइवॉल्व्स या फिर मोलस्क के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं शेल। फिर उसके बाद आती है लेयर होती है उसे बोलते हैं हम मैंटल। मैंटल के अंदर सेल्स होते हैं। उसके बाद सॉफ्ट बॉडी जो होती है वो आती है इनकी। अब देखो, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आया है, ठीक है, कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई पार्टिकुलेट मैटर आया है या कुछ इरिटेंट एंटर कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट वर्क करना शुरू करती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, ऑप्सनाइजेशन होती है, यानी उस एंटीजन को घेरने की कोशिश की जाती है, मैक कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी जब पर्ल फॉर्मेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जब कोई भी इरिटेंट अगर मान लो उस पर्टिकुलर बाइवॉल्व की बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो वो इस रीजन में अगर एंटर कर जाता है, शेल और मैंटल के बीच में अगर वो एंटर कर जाता है, उस इरिटेंट को घेरने की कोशिश की जाती है। उस इरिटेंट के अराउंड जो है एक लेयर बनाने की कोशिश की जाती है। वो लेयर किस चीज़ की बनी होती है? नेकर की लेयर बनी होती है। नेकर जो है वो यहाँ पे सिक्रीट करता कौन है? मैंटल सिक्रीट करता है। तो मैंटल क्या करता है? इसके अराउंड लेयर सिक्रीट करना शुरू कर देता है। तो पर्ल फॉर्मेशन बेसिकली एक डिफेंस सिस्टम है जो कि मोलस्क या बाइवॉल्व्स जो हैं वो अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, इरिटेंट या कोई इरिटेंट क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई सैंड पार्टिकल हो गया या फिर कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म आ गया वहाँ पे, उसमें एंटर कर गया, तो उसके अगेंस्ट जो है वो वर्क करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्ल होता है इसकी भी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर लेयर होती है बेसिकली, उसको भी नेक्रेस लेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम ये बोल सकते हैं कि जो इरिटेंट है उसको क्वारंटीन करने की कोशिश की जा रही है। क्वारंटीन यानी कि उसको बाकी का जो मोलस्क या बाइवॉल्व या ऑर्गेनिज्म है बेसिकली उससे अलग करने की कोशिश की जा रही है। यानी मेंटल उसके अराउंड ऐसी लेयर बना देता है कि अब वो एक्ट ही नहीं कर सकता उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, कुछ भी तरीके का कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता है ना। तो उसकी क्वारंटीन के प्रोसेस की वजह से वो पर्ल फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, नैक्रस ग्लैंड, नैक्रस लेयर, प्रिज्मेटिक लेयर, पेरियोस्ट्रैकम लेयर, इनमें से सिर्फ नैक्रस लेयर ऐसी है जो कि पर्ल फॉर्मेशन में यूज़ होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? नैक्रस लेयर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं? एम्पिसिलिन इनहाबिट्स। यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम? एम्पिसिलिन की। अब मैंने आपको जब क्वेश्चन नंबर 25 था आई गेस, उसमें जब हम बात कर रहे थे इनहाबिटर्स की, तो मैंने आपको बोला था इरिवर्सिबल इनहाबिटर्स होते हैं ना। तो इरिवर्सिबल इनहाबिटर, एम्पिसिलिन भी एक इरिवर्सिबल इनहाबिटर है। किसका इरिवर्सिबल इनहाबिटर है ये? ट्रांसपेप्टाइडेज का। तो अगर ये एक बार ट्रांसपेप्टाइडेज से बाइंड हो जाता है तो इसको अलग करना, डिसोसिएट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब ये ट्रांसपेप्टाइडेज का क्या फंक्शन होता है? जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो इस ट्रांसपेप्टाइडेज को यूज़ करते हैं अपनी सेल वॉल की फॉर्मेशन में। तो अगर एम्पिसिलिन इसको इनहाबिट कर रहा है ट्रांसपेप्टाइडेज को, तो क्या होगा? सेल वॉल की फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाएगी। तो इस वजह से जो बैक्टीरिया है उसकी लाइसिस हो जाएगी, सेल की लाइसिस, और इसी वजह से एम्पिसिलिन को हम बैक्टीरियोलिटिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है? एम्पिसिलिन किसको इनहाबिट करता है? तो सेल वॉल सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, आरएनए सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, डीएनए सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, या प्रोटीन सिंथेसिस इन मेमेलियन सेल। मेमेलियन सेल का तो इसमें है नहीं, तो बैक्टीरिया की भी सेल वॉल सिंथेसिस को ये इनहाबिट करने में एम्पिसिलिन वर्क करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1। तो 30 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो आज हमने कितने क्वेश्चंस कवर किए हैं? हमने 10 क्वेश्चंस कवर करे हैं। कौन कौन से? 21 से लेकर 30 तक। कल हम जो वीडियो पोस्ट करेंगे उसमें फर्दर क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, बेल आइकन को भी दबाना, सो दैट आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। एंड कमेंट करके भी बताना कि इसके बाद कौन सा पेपर डिस्कस करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए हैव अ गुड डे लर्नर्स एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।